जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करूंगा सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर हो चुका है। ये जो कि एथिक्स का होता है उसमें दो खंड आते हैं। एक आपका परंपरागत जो एक तरह से विचार आपके जाने जाते हैं, किसी के विचार रख दिए जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरा आपका केस स्टडीज़ का होता है। ठीक है, तो इससे पहले के 3-4 पेपर हो चुके हैं। एसए का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, उनके भी वीडियो मैंने बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फ्रेंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे, वहाँ से जाकर के उन्हें देख लीजिए। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों पुराने पेपर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको फोर्थ पेपर बताने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आपको सुनते आना। ये सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन 2 होते हैं, इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, सभी करने होते हैं आपको। तो पहले का पहला जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना है ये, और 10 नंबर का ये प्रश्न है। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति, ठीक है, के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति यानी संस्कृति और नीतियाँ, तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, वैसे तो आपको बेसिक थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए एथिक्स के बारे में। इसके बारे में एक बुक भी आती है आपकी, लेक्सिकॉन की, ले सकते हो चाहो तो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उससे आपके इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बनने की जो संभावना होती है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं हमेशा। एक आपकी योजना आई थी जिसमें एथिक्स से रिलेटेड थी, वो उसमें से ये प्रश्न डायरेक्ट उठा लिया गया है। यदि आप उसे पढ़ लेंगे तो इनके सारे प्रश्न जो है आप कवर हो जाएंगे, आपके लगभग 80%। ठीक है, तो पहले का बी है ये, यानी कि ये भी 150 शब्दों में है और 10 नंबर का है। शिक्षा एक निषेधाज्ञा है, निषेधाज्ञा नहीं है। यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। ये एक कथन है। ठीक है, उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। अब देखिए एथिक्स को किससे जोड़ दिया गया है, करंट अफेयर्स से, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। शिक्षा नीति किस प्रकार से पूरी करती है इस शब्द को, ये आपको बताना है। तो शिक्षा नीति जब आई थी तो उसमें ये इंक्लूडेड था, ये पॉइंट जो है, इस वजह से यहाँ पर दे दिया है ये। ठीक है, तो समग्र अध्ययन करना पड़ता है आपको यूपीएससी के लिए। दूसरा है आपका, दूसरे का ए है, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है। यानी घृणा नहीं करनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है 150 शब्दों में। घर पर बैठ के आप लोग कीजिएगा, जो लोग नहीं देने गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आप अगले साल दोगे, उससे अगले साल दोगे। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? संवेगात्मक जो बुद्धि होती है जिसमें जल्दी संवेग आ जाता है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये होता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये देखिए यहाँ पर ये शब्द मुझे लग रहा है कुछ गलत दिया है, संवेगात्मक को इमोशनल दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, जबकि भावनात्मक बुद्धि होनी चाहिए, यहाँ पर संवेगात्मक कर दिया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है पर्सनली, भले ही इसका ये हो, लेकिन इसकी भावनात्मक होनी चाहिए, इमोशनल का मतलब। ठीक है, क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। ये आपका डायरेक्ट उसी में बता रहा हूँ ना, एथिक्स से संबंधित जो बुक आई थी आपकी योजना की, उसमें से ये दे दिया गया संवेदात्मक बुद्धि। और ये चाहे तो आपको बेसिक बुक्स में भी मिल जाएगा या नोट्स किसी का हो उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे का पहला है आंसर, दूसरा हाँ। बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। तो बुद्ध की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज प्रासंगिक हैं? तो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको? एथिक्स से थोड़ी ना मिलेगी, ये तो आपको जनरल स्टडीज़ में पढ़ लेते हो आप बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, तो उसी में से आपको जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है 150 शब्दों में। बुद्ध को जानना होगा ना, बुद्ध हैं क्या। बिना बुद्ध के जाने हुए उनकी शिक्षाओं का कैसे आप प्रासंगिक मान सकते हो? ठीक है, तीसरे का बी है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता
और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में 1 मिनट, क्या कह रहा है यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखिए जोड़ दिया गया, आईआर को किससे जोड़ दिया गया है, नैतिकता से। तो ये प्रश्न कहाँ से आया है पता है आपको, योजना में जो एथिक्स की आई थी वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया गया है। एथिक्स के कई सारे डायमेंशन थे, वहीं से प्रश्न बने हैं दोस्तों, आप उठा के देख लीजिएगा, योजना जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो वाली। 4th का ए, विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए। विधि, एक होता है विधि यानी कानून, और एक होता है नियम। इन दोनों का भेद क्या है वो बताना है। इनके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचन कर देना है आपको। 150 शब्दों में लिखना है ये आंसर आपको, ये जितने भी हैं। 4th का ये बी है, सकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है। इन शब्दों के अर्थ कहाँ पर मिलेंगे आपको, अभिवृत्ति, इस प्रकार के आप देख रहे हो ना, अभिवृत्ति वगैरह। तो ये आपको एक मूल बुक ले लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपका, या फिर किसी का नोट्स हो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। लेक्सिकॉन की आती है, क्रॉनिकल की बुक आती है, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है, जिसे प्राय नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। ठीक है। एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या योगदान देता है, एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या योगदान देता है। ठीक है। तो सकारात्मक रहना किसी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, वो उसके व्यवहार में क्या, एक सिविल सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों रखना जरूरी है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है। 5वें का ए है ये, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन सी मुख्य कारक उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में सावित्रीबाई फूले के योगदान की विवेचना कीजिए। देखिए सावित्रीबाई फूले को कोई क्यों यहाँ पर कोट किया गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले महिलाओं से रिलेटेड शिक्षा की बात एक तरह से करी थी। ठीक है। सावित्रीबाई फूले जी ने, तो इनके बारे में ऐसी हमारी गौरवमयी जो चाहे स्त्रियां हों या हमारे देश को आज़ाद कराने वाले हों या महापुरुष हों या फिर विश्व के जितने भी महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो एक आईएएस को समग्र एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। चाहे वो अरस्तु हो, प्लेटो हो, थोड़ी सी यानी बेसिक्स कॉन्सेप्ट उनके पता होना चाहिए। अरस्तु की ऐसी क्या चीज़ है, मार्क्स की ऐसी क्या चीज़ है बेहतर और गलत दोनों ही, गांधी जी की क्या मूल ऐसी बातें हैं। ठीक है। अंबेडकर जी की क्या मूल बातें हैं। ठीक है। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड कभी आ जाए तो उनकी क्या है मूल बातें, या फिर आपके आधुनिक काल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की आ जाए तो उनके मूल ऐसी अच्छाइयाँ क्या हैं। ठीक है। तो वो आपको पता होनी चाहिए, उन्होंने क्या योगदान दिया है आखिरकार हमारे समाज में। ठीक है। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका योगदान क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये मैं अक्सर बात करता हूँ, ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आप एनसीईआरटी डेली पढ़ोगे ना तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। 5वें का बी, सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने। ठीक है। सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने। ठीक है। सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मनासीन किया है, जो प्राय परंपरागत मूल्यों से संघर्षरत रहते हैं। विवेचना कीजिए। द करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज़, इसे आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में तो आपको ज़्यादा ढंग से ये समझ में आ जाएगा। यानी कि जो इंटरनेट का जो विस्तार हो रहा है उसने सांस्कृतिक मूल्यों को क्या कर दिया है, थोड़ी सी मना करते जा रहे हैं। यानी सांस्कृतिक मूल्य जितने भी हों उनको दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। परंपरागत मूल्यों से ये संघर्षरत भी हैं, तो इसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है। 6वां है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का अपने विचार से क्या अभिप्राय है। अच्छा ये प्रश्न है, ये वाला ये है प्रश्न, ये तो 6वें के ABC ऐसे करके दिए हुए हैं। ये मान के चलिए कोट हैं, ये कहा गया है, मान के चलिए स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, आपका नीचे वाला महात्मा गांधी ने। तो इन्हें पढ़ते हैं, ये है क्या, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। आपके विचार से क्या अभिप्राय है, यानी इन्होंने जो कहा है वो तो उनके अपने विचार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इन्होंने क्या कहा होगा रियल में,
तो वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना था 150 शब्दों में। किसी की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, यानी आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बुरा नहीं कहना चाहिए किसी को, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं कीजिए। अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए और बंधुओं को आशीर्वचन दीजिए। आशीर्वचन मतलब अच्छे वचन बोलिए, आशीर्वचन दीजिए, सही वचन, सही बोलिए, कुल मिला के उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। ये इन्होंने कहा है। अब आपके विचार में ये है क्या कहा है आखिरकार, इसको आपको डिस्क्राइब कर देना है ढंग से। जैसे मान लीजिए गांधी जी ने कहा है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। तो अब ये कहना चाहते हैं कि आप दूसरों की सेवा करोगे तो आपकी भी सेवा होगी और आप खुद से कहीं ना कहीं मिल जाओगे, ठीक है। तो ये है, स्वयं को आप खोज लोगे, तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना। अब ये अलग अलग विचार हो सकते हैं, जिसके थोड़े से ज़्यादा ठीक विचार होंगे नंबर अच्छे मिल जाते हैं इसमें। छठवें का सी है, मान के चलिए ये सुकरात ने कहा है, जैसे मैंने कहा था ना अभी, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के बारे में, सुकरात, इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, उनके मूल्य पता होने चाहिए आखिरकार। अब मैं एक वीडियो आपके लिए कुछ लेकर के आऊँगा, आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जहाँ से आप इन लोगों को थोड़ा सा जान सकते हो, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको सब के बारे में। नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, ठीक है, केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत विशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्तिसंगत नहीं है और ना ही सत्य है। तो ये किसने कहा है? सुकरात ने कहा है। तो इनके ये कहने का जो तात्पर्य है वो है क्या, एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, क्या नैतिकता को ये गलत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये आपको बताना है। नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है। यानी नैतिकता को इन्होंने क्या ठहरा रहे हैं, यहाँ पर गलत ठहरा रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि भावनात्मक रूप से बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है ये, ठीक है, ये केवल एक भ्रांति है बस, एक अत्यंत विशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्तिसंगत नहीं है और ना ही सत्य है। यानी नैतिकता केवल लोगों ने बना दी है, ऐसा कुछ है नहीं, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप सुकरात के विचारों को जानोगे तभी तो इसके बारे में जान पाओगे आखिरकार इन्होंने कहा क्या है। यदि आप सुकरात को नहीं जान पाओगे तो फिर आपकी चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये खंड जो है ए समाप्त हो जाता है यहाँ से आपका खंड बी स्टार्ट होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा पूरा, यानी कि एक लेख दे दिया जाएगा यहाँ से, राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक है जिसकी ईमानदारी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूरा दे दिया जाएगा यहाँ तक, ठीक है, दे दिया गया। अब यहाँ से क्या किया गया है, इस प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित विवेचन करना है आपको। मैंने आज एक वीडियो बनाया है कि इस प्रकार के अर्थ क्या होते हैं, विवेचन करना, व्याख्या करना, इन सब के आप एंड में स्क्रीन पर जो वीडियो आएगा उसे जरूर देख लीजिएगा पहले, जिससे आपको समझ में आ सके कि आखिरकार विवेचन का अर्थ क्या होता है। तो मान के चलिए ये आपने पूरा पढ़ लिया, इसमें से क्या करना है, कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्योजन में निहित नीतिपरक मुद्दे कौन कौन से हैं इसके अंदर, वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार ने के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन की, कौन कौन से विकल्प हैं उसके, वो आपको क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है, ये भी आपको बता देना है। तो ये आपको कब पता पड़ेगा, जब आप इसे पढ़ोगे। तो इस पेपर का लिंक मैं आपको, क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं, बैठ करके पढ़ोगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर ये पेपर मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए, और पिछले पेपर भी हैं वो भी सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में से आप एग्ज़ाम मेड जी को एक तरह से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एग्ज़ाम मेड जी, ठीक है। तो एक तो हमारा नंबर होगा एग्ज़ाम मेड जी से, और एक आपका चैनल होगा, ठीक है, वो सार्वजनिक जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले शब्दों वाला देख लीजिए, ये जो शब्द हैं विवेचन करना, व्याख्या करना, ये आखिरकार है क्या, क्योंकि इनके बिना आपको लिखने का कोई महत्व नहीं रहेगा। आप लिखोगे वो कचड़ा है एक तरह से, मान के चलिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो। इसी वजह से बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आ जाएंगे आपको कि भाई मैंने लिखा तो बहुत अच्छा था लेकिन नंबर नहीं आए। कुछ लोग आपको
स्ट्रेटजी इनकी अच्छी थी, बस लिखना ये चीज़ समझते थे और उन्होंने बस अच्छा सा थोड़ा सा लिख दिया और उनका हो जाता है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए।